नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन मंच पर। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था हिंदी विषय वस्तु, हिंदी भाषा है, हिंदी व्याकरण के बारे में और हिंदी भाषा परिचय विषय वस्तु के बारे में। इस क्लास में आज ये हमारी हिंदी व्याकरण से संबंधित सेकंड जो क्लास है रहने वाली है, यानी दूसरी क्लास है। एक क्लास पहले हम YouTube इसी चैनल पे लगा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो वो क्लास भी ज़रूर देख लें, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है वो डाल दिया जाएगा। और मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि इस जो व्याकरण का हमारा जो ये कॉन्सेप्ट रहेगा, इसमें हम एक एक टॉपिक करने वाले हैं। तो ये हमारी जो सेकंड क्लास है वो है, इससे पहले हम एक क्लास कर चुके हैं। उस क्लास में हमने हिंदी भाषा के बारे में बात की थी, भाषा शब्द के बारे में, उसके भाषा के जो रूप हैं उसके बारे में बात की थी, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, इसका संविधान अनुच्छेद, भारतीय संविधान में स्वीकृत भाषाएं, तो इस तरह की कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की थी। बिल्कुल एक सामान्य सा कॉन्सेप्ट हमारा रहा था। इसमें हम बात करते हैं लिपि के बारे में थोड़ी सी, क्योंकि लिपि, अब लिपि की बात करते हैं तो हम हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं, हिंदी विषय पढ़ रहे हैं, तो हिंदी भाषा की लिपि है वो कौन सी है? ये देवनागरी इसकी लिपि है। हिंदी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी लिपि है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो देवनागरी लिपि है वो हिंदी भाषा के अलावा और कौन कौन सी भाषाओं की लिपि है? तो ये संस्कृत भाषा की लिपि भी क्या है? देवनागरी है। संस्कृत भाषा की लिपि भी कौन सी है? देवनागरी है। ठीक है। इसके बाद मराठी भाषा की लिपि भी कौन सी है? देवनागरी है। ठीक है। इसके बाद नेपाली भाषा की लिपि भी कौन सी है? देवनागरी है। एक और है कोंकणी भाषा है हमारी, कोंकणी भाषा, संविधान में भी इसको स्वीकृति दी गई है। और आपको अगर याद हो तो जो कोंकणी भाषा है उसको 1992 में जो नेपाली है और कोंकणी दोनों भाषाएं हैं, नेपाली और कोंकणी को 1992 में संविधान का जो संशोधन हुआ था 1992 में, और कौन सा हुआ था? ये 71वां संविधान संशोधन हुआ था। उसके तहत जो 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी, उनमें दोनों शामिल है। और इन दोनों की जो लिपि है वो कौन सी है? वो देवनागरी लिपि है। ठीक है। तो ये तो हिंदी भाषा की लिपि जो देवनागरी थी इसके बारे में बात थी। और देवनागरी लिपि संस्कृत, नेपाली, मराठी और कोंकणी भाषाओं की लिपि भी कही जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दें अपने जो भी सोशल अकाउंट आप यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप वगैरह। ठीक है। आगे देवनागरी लिपि का अगर बात कर रहे हैं तो इसका देवनागरी नाम है वो क्यों पड़ा था? देवनागरी लिपि को देवनागरी या देवलिपि क्यों कहा जाता है, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो देवनागरी लिपि है ना, इसका जो नामकरण है या इसको देवनागरी क्यों कहा गया है, इसमें ये 2 हमें शब्द है, एक तो देव है और दूसरा है नागरी, इसमें नाम जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों के बारे में बात करता हूँ। देवनागरी लिपि किसकी है? हमारी संस्कृत भाषा की लिपि भी देवनागरी है, हिंदी भाषा की लिपि भी कौन सी है? देवनागरी है। और हमारी जो हिंदी भाषा है इसकी आदि जननी कौन सी है? संस्कृत है, यानी प्राचीनतम भाषा है वो संस्कृत है। यहीं से हिंदी का क्या है? विकास हुआ है। सबसे पहले संस्कृत, वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत और अपभ्रंश भाषाएं आई थी। वहीं से क्या हो गया? हिंदी भाषा का जो विकास है वो स्टार्ट हुआ था। ठीक है। तो संस्कृत भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी है। ठीक है। और संस्कृत किसकी भाषा थी? देवी देवताओं की भाषा मानी गई है। किसकी? देवी देवताओं की जो भाषा है वो संस्कृत मानी गई है। देवी देवताओं, ऋषि मुनियों की भाषा होने के कारण इसको क्या कहते हैं? देवलिपि भी कहा जाता है। इसलिए इसको देवलिपि भी कहा, यानी देवलिपि देवनागरी लिपि से रिलेटेड करता है, इसलिए इसको देवलिपि भी कहा गया है। साथ में नागर जो जाम है, ये जो गुजरात और जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र में जो नागर जाति के ब्राह्मण थे ना, नागर जाति के ब्राह्मण थे, उनके नाम के आधार पर भी इसको क्या कहते हैं? देवनागरी कहा जाता है। और देवनागरी लिपि के बारे में एक और बात भी है। देवनागरी लिपि को जो दक्षिण भारत है ना, हमारा दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में इसको क्या कहते हैं? नंद नागरी के नाम से भी जाना जाता है। यानी देवनागरी लिपि को दक्षिण भारत में क्या कहते हैं? नंद नागरी भी कहा जाता है। ठीक है। तो इसके बारे में 2-3 बातें थी, एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन ना आए, लेकिन छोटी सी जानकारी है वो हमें रखनी चाहिए। ठीक है। आगे बात करते हैं इसी विषय में। बस ज़्यादा बड़ा टॉपिक ये नहीं रहेगा, हमारा छोटा सा टॉपिक है, इसको फिनिश करते हैं। तो ये तो लिपि से संबंधित बात है। अब पंजाब की लिपि की बात करें, जो पंजाबी हमारी भाषा है, पंजाबी भाषा है, पंजाबी की जो लिपि है वो आपको पता ही है सभी को, गुरुमुखी है। पंजाबी की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी है। अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच इनकी रोमन है। अंग्रेजी, जर्मन और जो फ्रेंच है इनकी लिपि कौन सी हो गई? इनकी रोमन है, सभी की रोमन लिपि में लिखी जाती है। उर्दू, अरबी, फारसी है। उर्दू, अरबी और फारसी ये सभी भाषाएं हैं। जो इनकी जो लिपि है वो फारसी लिपि में लिखी जाती है सारी की सारी।
ठीक है। तो वैसे तो उर्दू के ही अंतर्गत ये अरबी और फारसी आती है, लेकिन आजकल ये दोनों बोलियां न होकर के भाषा का रूप धारण कर लिया है। तो अरबी भी भाषा है और फारसी भाषा है, और इनकी सबकी लिपि कौन सी है? लिपि इनकी फारसी है, ठीक है। ये तो देवनागरी लिपि है, हिंदी की है, संस्कृत की है, मराठी की है, नेपाली की है, कोंकणी भाषाओं की है, पंजाब की गुरमुखी है, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच की रोमन है। तो ये मुख्य मुख्य लिपियाँ थी जो हिंदी के साथ साथ हम इनकी भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। चलिए आगे बात करते हैं हम भाषा परिवार के बारे में, ठीक है, भाषा परिवार के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं विश्व भाषा परिवार की थोड़ी सी। विश्व भाषा परिवार, अब देखिए ये कोई ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बड़ा क्वेश्चन नहीं है। विश्व भाषा परिवार की संख्या अगर पूछी जाती है क्वेश्चन, तो उससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो अलग अलग विद्वानों के अनुसार क्या है, अलग अलग विचारधाराएं हैं। यानी इसका जो क्वेश्चन बनेगा तो अलग अलग विद्वानों के आधार पे अलग अलग मान्यता है, ठीक है। तो किसी ने इसकी संख्या 10 मानी है विश्व भाषा परिवार की संख्या, किसी ने 11 मान रखी है, किसी ने 12 है, किसी ने 15 है, यानी अलग अलग विद्वानों के आधार पे इसकी जो संख्या है वो अलग अलग है, ठीक है। तो इसमें मुख्य रूप से जो विश्व भाषा परिवार है उनकी संख्या 12 मानी गई है अभी, ठीक है। जो मोटे तौर पे अगर बात करें, वैसे इसका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो अलग अलग विद्वानों ने इसकी अलग अलग भाषा परिवारों की संख्या है वो मान रखी है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 12 भाषा परिवारों को क्या है, मान्यता मिली हुई है। ये 12 भाषा परिवार है, विश्व भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। हम ज़्यादा इस पर विश्व पे नहीं जाएंगे, हम बात करते हैं भारतीय भाषा परिवार का। भारतीय भाषा परिवार, ठीक है भाई, भारतीय भाषा परिवार। तो भारतीय भाषा परिवार के बारे में बात करते हैं। अब भारतीय जो भाषा परिवार है उनकी संख्या कितनी है, या भारत में कितने भाषा परिवार जो है वो है लगभग, तो वो 4 भाषा परिवार हैं। भारत में कितने भाषा परिवार हैं? 4 भाषा परिवार हैं, ठीक है। तो सबसे जो मुख्य और सबसे बड़ा भाषा परिवार है उसको नाम दिया गया है भारोपीय भाषा परिवार। भारोपीय भाषा परिवार, इसका एक दूसरा नाम भी है भी भारोपीय भाषा परिवार का, इसको आर्य भाषा परिवार भी कहा जाता है। आर्य भाषा परिवार, जो भारोपीय परिवार है इसको आर्य भाषा परिवार भी कहा जाता है, ठीक है। और जो आर्य भाषा परिवार है हमारा, ये सबसे बड़ा है भी, कितना सबसे बड़ा भाषा परिवार है, ये सबसे बड़ा भाषा परिवार है, ठीक है। तो लगभग 73% जो लोग हैं ना वो इस भाषा परिवार से जुड़े हुए हैं। तो सबसे बड़ा है और 73% लोग हैं वो इसी भाषा परिवार से जुड़े हुए हैं। इसको भारोपीय भाषा परिवार भी कह सकते हैं और आर्य भाषा परिवार भी इसको कहा गया है, ठीक है। सबसे बड़ा है, 73% लोग इस भाषा परिवार से जुड़े हुए हैं। और इसके बारे में एक और बात करें, जो हमारा जो प्रायद्वीप भारत है, दक्षिण भारत है हमारा, इसको छोड़ करके, इसको छोड़ देना है, यानी दक्षिण भारत जो है हमारा, प्रायद्वीप जो भारत है इसको छोड़ करके और भारत का जो सारा हिस्सा है वो इस भाषा परिवार से जुड़ा हुआ है, ठीक है। प्रायद्वीप भारत को छोड़ करके, ये जो नीचे का भारत का है त्रिभुजाकार है, उल्टी जो त्रिभुज बनी हुई है, इसको क्षेत्र को छोड़ दें तो इसको क्या है, बाकी जो सारा भाषा परिवार है वो इस भाषा परिवार से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके क्षेत्र की बात करें तो, ठीक है। दक्षिण भारत को छोड़ करके जो आर्य भाषा परिवार है वो यहाँ पे पूरे भारत में पाया जाता है, ठीक है भाई। आगे दूसरा इसका भाषा परिवार हमारा है, ये सबसे बड़ा भी है, ठीक है। और दूसरा है द्राविड़ भाषा परिवार। द्राविड़ भाषा परिवार, ठीक है। दूसरा भाषा परिवार कौन सा है? द्राविड़ भाषा परिवार है। 25% जो लोग हैं वो इस भाषा परिवार से जुड़े हुए हैं और दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार है ये, ठीक है। 73% है वो भारोपीय परिवार से जुड़ा हुआ है और द्रविड़ भाषा परिवार से 25% लोग हैं वो जुड़े हुए हैं या इस भाषा परिवार से संबंध रखते हैं। और ये जो हमने अभी बात की थी, ये वाला एरिया है, ये द्रविड़ भाषा परिवार है, यानी दक्षिण भारत है वो सारा क्या है, किस भाषा परिवार से जुड़ा हुआ है? द्रविड़ भाषा। दक्षिण भारत है वो किससे है? द्रविड़ भाषा से या इस परिवार से संबंध रखता है, जिसमें तमिलनाडु है, तेलुगु है, भाषाई क्षेत्र है, कन्नड़ है, मलयालम है, ये द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं सारी की सारी, ठीक है भाई। आगे तीसरा जो भाषा परिवार है हमारा, वैसे मेन 2 ही है भैया, क्योंकि लगभग 78% है वो इन दोनों में आ जाती है सारी की सारी जो भाषाएं हैं या इस क्षेत्र के जो लोग हैं, क्योंकि 25% ये, 73 73% ये हो गया, टोटल 78%, सॉरी 98 अब यहाँ पे, तो 98% लोग इस भाषा परिवार से दोनों से जुड़े हुए हैं। तीसरा जो भाषा परिवार है हमारा वो है चीनी तिब्बती, या इसका कई बार नाम आ जाता है तिब्बत बर्मी भाषा परिवार भी इसको बोल देते हैं। तिब्बत
बर्मी भाषा परिवार। ठीक है, तो ये जो है वो 1.3% लोग हैं वो इस भाषा परिवार से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्र है वो लगभग चीन और तिब्बत के आसपास का क्षेत्र है, और इसमें कुछ एक जैसे बोलियां संथाली है जो पश्चिम बंगाल और पूर्वी बिहार का क्षेत्र इसमें आता है। मुंडारी जाति के जो लोग भी हैं वो भी इसे बोलते हैं, और कुछ एक जो पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश का क्षेत्र लगभग क्षेत्र है इसका, लगभग चीन और तिब्बत के यानी पूर्वी ओर का लगभग क्षेत्र है वो, इसके जो कुछ एक क्षेत्र है वहाँ पे इस भाषा परिवार से जुड़े हुए लोग हैं वो रहते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है हमारा वो है आगन्य, या फिर इसका दूसरा नाम कई बार मिल जाता है आपको आस्ट्रिक भाषा परिवार। ठीक है, तीसरा है चीनी तिब्बती भाषा परिवार, चौथा है आगन्य या आस्ट्रिक भाषा परिवार है। इसका 0.7% लोग हैं वो इस भाषा परिवार से जुड़े हुए हैं। ये मध्य प्रदेश में जो मेकाल सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखलाएं हैं और गारो खासी जयंतिया की जो पहाड़ियां हैं वहाँ पे इसके कुछ एक जो क्षेत्र है वहाँ पे इस तरह के बोली के जो लोग हैं वो रहते हैं, इस भाषा परिवार से संबंध रखने वाले लोग रहते हैं। ये तो टोटल ही 2% ही है अभी भी भारत का, बाकी 98% है वो ऊपर वाली दोनों में आ जाती है। यही मुख्य है। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन इसमें इसी यही आ सकता है कि भारोपीय भाषा परिवार सबसे बड़ा कौन सा है, या आर्य भाषा परिवार का दूसरा नाम कौन सा है, इसमें कितने % है, 73 है। द्रविड़ भाषा परिवार दक्षिण भारत से संबंध रखता है, इसमें दक्षिण भारत की जो हमारी भाषाएं हैं तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, ये जो भाषाएं हैं वो इस परिवार से संबंध रखती है। चीनी तिब्बती वाला है, ये 1.3% है, चीन और तिब्बत से याद रह जाएगा इस एरिया से। आगन्य और आस्ट्रिक भाषा परिवार है, इसके 0.7% ही है, ये तो कोई डाटा है ही नहीं, बहुत ही कम है, यानी 100 में से 1 व्यक्ति भी नहीं है, तो ये बहुत ही इसका कम है। तो ये भाषा परिवार से संबंधित मुख्य बात थी। ज़्यादा हिंदी से गहराई में इससे क्वेश्चन है वो नहीं पूछे जाते। कई बार जीके में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, जो 2-1 जो टॉपिक है मल्टीपर्पज़ के लिए टॉपिक है, शायद इसमें हमने कर लिया क्योंकि भाषा परिवार से जुड़ी हुई बातें हम कर रहे थे तो साथ में हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं हिंदी के बारे में ही। जो एक तो प्रथम भाषी राज्य है, प्रथम भाषी राज्य। ठीक है, प्रथम भाषी राज्य का मतलब है जहाँ पे हिंदी को, या जिन राज्यों में हिंदी भाषा को प्रथम भाषा का दर्जा मिला हुआ है, या जिन क्षेत्रों में या जिन राज्यों में हिंदी भाषा को प्रथम भाषा का दर्जा मिला हुआ है उनको प्रथम भाषी राज्य बोलते हैं भी। ठीक है, को क्या बोलते हैं, उनको प्रथम भाषी राज्य उनको बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे हिंदी को राजभाषा का या प्रथम भाषा का दर्जा है उनको प्रथम भाषी राज्य बोलते हैं। तो ये है, एक तो हरियाणा है भाई, हरियाणा की राजभाषा पूछ ले तो हिंदी है भाई, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश, इसके आसपास के सारे क्षेत्र हैं भाई, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इसके बाद बिहार के बाद हमारा जो झारखंड, छत्तीसगढ़, इसके बाद में राजस्थान, एक दिल्ली है हमारा, चंडीगढ़ भी है। ठीक है, एक हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश और है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो ये लगभग इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और कौन सा रह गया अभी, एक और रह गया, मध्य प्रदेश शायद इसमें नहीं आया है ना, तो मध्य प्रदेश भी एक रह गया अभी, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये तो राज्य हो गए कंप्लीट यहाँ तक। उसके बाद दिल्ली, ये केंद्र शासित प्रदेश है एक प्रकार से, और अलग राज्य वैसे दर्जा अब तक नहीं मिला है, लेकिन फिर भी अलग मुख्यमंत्री शासन यहाँ पे होता है। भारत की राजधानी भी है, चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब की राजधानी है, केंद्र शासित प्रदेश है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये भी केंद्र शासित प्रदेश है भारत का। तो ये क्या है, सारे के सारे क्या है, प्रथम भाषी राज्य हैं। यहाँ पे हिंदी को प्रथम भाषा का दर्जा मिला हुआ है। यहाँ की द्वितीय भाषा पूछ ले तो हरियाणा की हरियाणवी है भी, इसी तरीके से इन्हें अन्य जो की है, ठीक है, तो सभी की अपनी अपनी जो मातृभाषा है वो द्वितीय भाषा है। तो हर एक स्टेट में नहीं है, जैसे दिल्ली में कोई द्वितीय भाषा नहीं है,
वहाँ पे या तो हिंदी है या फिर इंग्लिश है, ठीक है। चंडीगढ़ में भी हिंदी और इंग्लिश है, या पंजाबी भी, लेकिन द्वितीय भाषा यहाँ पे कोई दर्जा नहीं दिया हुआ किसी को भी। द्वितीय भाषा यहाँ वहाँ हर एक क्षेत्र में वही है जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है, ठीक है। तो हरियाणा में हरियाणवी जैसे लोकल लैंग्वेज है, वैसे ही इन स्टेट्स की, इन राज्यों की, केंद्र शासित अपनी कोई लैंग्वेज है, वही इनकी द्वितीय भाषा है, लेकिन इनको प्रथम भाषी राज्य ही कहा जाता है। एक और अगला क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड करता हुआ, द्वितीय भाषी राज्य, द्वितीय भाषी राज्य, तो ये 3 है टोटल द्वितीय भाषी राज्य है। वो द्वितीय भाषी का मतलब है जहां पर हिंदी को द्वितीय भाषा का दर्जा मिला हुआ है, ठीक है। जहां पर हिंदी को क्या है, द्वितीय भाषा का दर्जा मिला हुआ। यहाँ तो क्या था, हिंदी को प्रथम भाषा का दर्जा मिला हुआ था, यहाँ पे हिंदी को क्या है, द्वितीय भाषा का दर्जा वो मिला हुआ है, ठीक है। तो ये 3 है, एक तो पंजाब है अभी, ठीक है, दूसरा है गुजरात, और तीसरा है महाराष्ट्र। ये 3 स्टेट है जहां पे क्या है, हिंदी को द्वितीय भाषा का दर्जा मिला हुआ है। तब क्वेश्चन ये उठता है कि इन राज्यों की जो पहली भाषा है वो कौन सी है। जैसे हरियाणा की पहली भाषा हिंदी है, वैसे ही पंजाब की जो पहली भाषा है ना वो पंजाबी है। पंजाब की जो पहली भाषा है वो कौन सी है, पंजाबी, और द्वितीय भाषा कौन सी है, हिंदी, ठीक है। तो इनको द्वितीय भाषी राज्य भी कहा गया हिंदी के आधार पे, ठीक है। तो द्वितीय भाषा हिंदी है इनकी। गुजरात की पहली भाषा है गुजराती, या राजभाषा गुजराती कह सकते, दूसरी हिंदी है। महाराष्ट्र की हो गई मराठी, और तीसरी इसकी दूसरी भाषा इसकी हिंदी हो गई। यानी इन तीनों की जो द्वितीय भाषा है वो तो हिंदी है, और प्रथम भाषा इनकी यहाँ की जो खुद की जो भाषा है पंजाबी, गुजराती, मराठी, यानी ये इनकी क्या है, राजभाषा है। महाराष्ट्र की राजभाषा मराठी है, गुजरात की गुजराती है, पंजाब की पंजाबी है, और इन द्वितीय भाषा है वो इनकी क्या है, हिंदी है। भारत की राजभाषा हिंदी ही रहेगी। राष्ट्रभाषा का क्वेश्चन आ जाए तो भी हमने कल बात की थी, तो वो भी हिंदी ही रहने वाली है, ठीक है। तो ये प्रथम भाषी राज्य और द्वितीय भाषी राज्य हैं, उनसे संबंधित जो कॉन्सेप्ट था, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर आप सभी से निवेदन करूंगा कि अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, आपके लिए यूज़फुल हो, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके अपना ज़रूर बताएं, या आपका कोई भी कीमती सुझाव हो तो निवेदन करूंगा आपसे कि आप ज़रूर अपना जो कीमती सुझाव है वो दें, और जहां भी आपको लग रहा है सुधार की गुंजाइश है वहां पे आप अपना कमेंट ज़रूर दें, और हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट के माध्यम से हम अपनी क्लास को और अच्छा बेहतर आपके सामने रख सकें। क्योंकि जो शिक्षण है वो सीखने सिखाने की पद्धति है, तो बहुत कुछ सीखते भी रहते हैं आप लोगों से, तो कोशिश करें कि अपना सुझाव है वो ज़रूर यहाँ पे दें आप। तो ये हमारे प्रथम और द्वितीय भाषी राज्य वाली बात हो गई। इसके बाद हमने बात करी थी लिपि की, हमारा जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया। विश्व भाषा परिवार से संबंधित कॉन्सेप्ट हमारा वो क्लियर हो गया। इसके बाद में अगर बात करें तो हम राष्ट्रभाषा राजभाषा के बारे में बात हो गई। एक इसमें क्वेश्चन ये उठता है आगे चल करके थोड़ा सा कि भाषा संबंधी जो तथ्य है एक प्रकार से, उस पर थोड़ा सा कुछ एक क्वेश्चन है छोटे छोटे, भाषा संबंधी तथ्य कह लीजिए या प्रश्न कह लीजिए, जो है छोटे छोटे लेकिन डायरेक्ट कई बार इन्हीं से क्वेश्चन आ जाते हैं। भाषा संबंधी तथ्य कह लीजिए या क्वेश्चन कह लीजिए। तो इसमें यही है कि भाषा की मैं उससे सीधी बात करता हूँ, भाषा की लघुत्तम इकाई कौन सी है। भाषा की लघुत्तम इकाई कौन सी है। लघुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटी, ठीक है। तो सबसे भाषा की लघुत्तम इकाई या सबसे छोटी इकाई है वो, इसको बोलते हैं वर्ण या अक्षर, ठीक है, वर्ण या अक्षर। अब लघुत्तम सबसे इकाई तो है, भाषा तो है ये वर्ण, लेकिन लघुत्तम है, सबसे छोटी है, अक्षर है। इन्हीं से क्या बनते हैं फिर आगे शब्द या पद बनते हैं। अगर अब बात करते हैं जो इसी से क्वेश्चन बनता है, बड़ा क्वेश्चन अगर बनाने की कोशिश करें इसी क्वेश्चन से, भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई कौन सी है। यानी लघुत्तम भी हो और सार्थक भी हो। सार्थक का मतलब जिसका अर्थ निकलता हो कोई, ये सार्थक इकाई नहीं है, वर्ण या अक्षर सार्थक इकाई नहीं है, ठीक है। भाषा की लघुत्तम और सार्थक इकाई हो जाएगी शब्द, क्योंकि वर्णों के शाब्दिक मेल को या वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं।
या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो भाषा की लघुतम और सार्थक इकाई कौन सी हो गई? शब्द हो गई। तीसरा क्वेश्चन उठता है इसी से रिलेटेड करता हुआ, भाषा की सार्थक इकाई, भाषा की सार्थक इकाई कौन सी? तीनों क्वेश्चनों में देखिए थोड़ा थोड़ा अंतर है, लेकिन तीनों अलग चीजें हैं। भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण हो गई, भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई शब्द हो गया, और भाषा की सीधी सार्थक इकाई पूछ ले तो वो आ जाएगी आपके वाक्य। वर्ण से, वर्ण या अक्षर से शब्द बना, शब्दों के मेल से वाक्य बन जाता है। ठीक है, तो अब ये पूछ ले आपसे, वाक्य से छोटी इकाई कौन सी है? वाक्य से छोटी इकाई, वाक्य से छोटी इकाई, वाक्य से छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी? उपवाक्य हो जाएगा। ठीक है, जब हम वाक्य के भेद करेंगे तो उसमें ये जिक्र आता है उपवाक्य। ठीक है, अब ये पूछ ले आपसे, उपवाक्य से छोटी इकाई कौन सी है? उपवाक्य से छोटी इकाई कौन सी होगी? तो उपवाक्य से छोटी इकाई हमारी हो जाएगी पदबंध। ठीक है, क्या हो जाएगी? पदबंध। ठीक है, अब आगे पूछ ले, पदबंध से छोटी इकाई कौन सी है? पदबंध से छोटी इकाई, तो वो हमारा पद हो जाएगा। ठीक है, अब ये पूछ ले, पद, पद, पद और शब्द ना एक ही चीज होती है, वैसे इनमें दोनों में अंतर होता है। ये वैसे 10th क्लास में इसका जिक्र आता है, पद या शब्द। वैसे तो दोनों में अंतर होता है, लेकिन यहाँ पे अगर बात करें ना पदबंध के आधार पे, पदबंध से छोटी इकाई पद या इसको शब्द कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन पद और शब्द में वैसे अंतर होता है थोड़ा सा। क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब आगे क्वेश्चन पूछ ले, पद या शब्द से छोटी इकाई क्या हो जाएगी हमारी? पद या शब्द से छोटी इकाई हमारी हो जाएगी अक्षर। ठीक है, हम उल्टा चल रहे हैं, अक्षर। ठीक है, अब अगला जो हमारा जो बात हम कर रहे हैं वो आ जाएगी अक्षर से। यहाँ अक्षर ले लिया हमने, अब अक्षर आप कहोगे जी अक्षर और इसमें क्या फ़र्क है? अक्षर से छोटी इकाई वो हो जाएगी हमारी वर्ण। ठीक है, अक्षर से छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी? वर्ण या ध्वनि। ठीक है, ध्वनि या वर्ण कह सकते हो। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर लिख दिया, लेकिन यहाँ पे बात आ गई जो अक्षर है उससे छोटी इकाई क्या हो गई? वर्ण आ गई। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये उठता होगा कि इनमें अंतर क्या होता है। इनमें अंतर भी करेंगे, लेकिन इससे संबंधित क्वेश्चन है वो थोड़ी सी मैं और कर लेता हूँ साथ साथ। ये हमने हो गया। अब ये क्वेश्चन हमने पहले क्लास में किया था, मौखिक भाषा की मूल इकाई कौन सी है? मौखिक भाषा की जो मूल इकाई है हमारी वो कौन सी है? इसको क्वेश्चन को हम डायरेक्ट ही आपको बता देता हूँ। इसका वैसे अक्षर या ध्वनि या वर्ण या ध्वनि कह सकते हैं। ठीक है, मौखिक भाषा की मूल इकाई या तो वर्ण होगी या फिर ध्वनि होगी। ठीक है, मूल इकाई। लिखित भाषा की जो मूल इकाई है वो वर्ण होती है। ठीक है, ध्वनि और वर्ण में फर्क होता है। ठीक है, थोड़ा सा इसका हम बात करेंगे। ठीक है, ध्वनि का मतलब साउंड से लिया गया है। ठीक है, मौखिक का मतलब बोलना, बोलकर अगर हम कोई ध्वनि निकालते हैं, कोई उसको ध्वनि बोलते हैं, उसी को लिखित रूप दे देते हैं, फिर वो वर्ण में आ जाता है। इसमें थोड़ा सा यही अंतर है ध्वनि और वर्ण के अंदर। ठीक है, क्या अगर हम बोल रहे हैं तो वो क्या है? ध्वनि है। अगर हमने लिख दिया तो वो क्या हो गया? एक वर्ण हो गया। ठीक है, यही थोड़ा सा अंतर है इसके अंदर। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसके में कर लेते हैं, मैं थोड़ा सा यहीं लिख देता हूँ। जो हिंदी हमारा शब्द है ना, इससे एक शायद क्वेश्चन रह गया पिछली क्लास में भी, हिंदी शब्द है वो कौन सी भाषा से लिया गया? ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार। हिंदी शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है या कौन सी भाषा का शब्द है? तो हिंदी शब्द है वो फारसी भाषा का है। खुद हिंदी शब्द है ना वो कौन सी भाषा का है? फारसी भाषा का है। और यही था हिंदी शब्द की उत्पत्ति है वो किस भाषा से हुई थी? फारसी भाषा से हुई थी। ठीक है, अब एक इससे संबंधित मुझे एक बात और याद आ रही है यहाँ पे। ये थोड़ा सा हम पेंडिंग में रख लेता हूँ, मैं इसको बात को यहाँ पहले क्लियर कर देता हूँ आपकी बात को। थोड़ी सी यहाँ पे थोड़ी सी बात थी वो उपवाक्य पदबंध, पद और शब्द में थोड़ा सा अंतर मैं आपको करवा देता हूँ यहाँ पे, बाकी चीज़ें क्लियर हो गई। तो पद और एक फारसी वाली बात है, इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आपको शायद आपने नहीं सुनी होगी पहले, या सुनी है तो बहुत अच्छी बात है। पहले तो हम कर लेते हैं पद और शब्द में अंतर। सॉरी, पद यहाँ मैं लिख देता हूँ फारसी, फिर याद रह जाएगा हमें। ठीक है, अब पद, हाँ, पद या शब्द, इन दोनों में अंतर क्या है? अब शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, और पद की डेफिनेशन वो अलग है, मैं करवा देता हूँ। जैसे मैं एक आपको सिंपल से लिखता हूँ, वह
सुंदर नाचना है। ये हमने क्या है अलग अलग क्या लिख दिए, शब्द लिख। तो वह क्या है, एक शब्द है। सुंदर क्या है, एक शब्द है। नाचना क्या है, एक शब्द है क्या है, एक शब्द है। ठीक है, ये क्या है, शब्द है। और शब्द भाषा की क्या है, स्वतंत्र इकाई होती है। शब्द भाषा की क्या होती है, स्वतंत्र इकाई होती है। लेकिन मैं अब ये कहूँ वह सुंदर नाचता है या नाचती है, कुछ भी कर लो, वह सुंदर नाचती है। ठीक है, वह सुंदर नाचती है। अब बताओ भी वह क्या है, सुंदर क्या है, नाचती क्या है, ये शब्द है या पद है। अब ये क्या है, पद बन गए सारे के सारे। ठीक है, कोई संज्ञा पद है, कोई सर्वनाम पद है, कोई विशेषण पद है, कोई क्रिया पद है, कोई कुछ भी है। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए। अब पद की परिभाषा क्या बन गई, जब हम किसी शब्द को, जब हम किसी भी शब्द को, जब हम किसी भी शब्द को एक व्याकरणिक रूप प्रदान कर देते हैं, प्रदान कर उसे वाक्य का हिस्सा या भाग या वाक्य में प्रयोग उसको कर लेते हैं, तो वहां पे वो शब्द पद का काम करता है। ठीक है, यानी जब हम किसी भी शब्द को वाक्य में प्रयोग कर देते हैं, यानी वो शब्द जब वाक्य के अंदर होता है, वहां पे वो शब्द नहीं होता बल्कि वो पद का काम करता है। अब ये सारे अलग अलग पद का काम कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी शब्द है वो शब्द का रूप नहीं है बल्कि पद का एक रूप है। ठीक है, तो वह एक पद है, सुंदर भी पद है, नाचना भी पद है भी पद है, और ये पूर्ण विराम ये भी क्या है, पद है। ठीक है, तो सारे ये क्या है, पद का काम कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अब जब हमने इसको अलग निकाल दिया, एग्जाम्पल के तौर पे बाहर हम अलग अलग उनको अलग अलग लिख रहे हैं, स्वतंत्र रूप से वाक्य से बाहर अलग लिख रहे हैं, तो इनका अब ये शब्द का यहाँ पे काम कर रहे हैं। वाक्य के अंदर होगा तो पद होगा, वाक्य से बाहर होगा तो क्या है, शब्द होगा। यही शब्द और पद के अंदर अंतर होता है, क्योंकि शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई होती है। बाकी हम इनके आगे आगे जो टॉपिक है वो करते जाएंगे, जो जानकारियाँ मिलती रहेगी। ठीक है, तो आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट जरूर करें। अब बात करते हैं हिंदी की, थोड़ी सी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिक पीछे रह गई थी बतानी, तो पिछली क्लास में थी शायद, मैं वहाँ डिस्कस नहीं हो पाई ये चीज़ें। चलिए, हिंदी, हिंदी जो शब्द है ना वो कौन सी भाषा का है, फारसी भाषा का, या उर्दू भी कई बार कह देते हैं, उर्दू भाषा का शब्द है। उर्दू के अंतर्गत ही फारसी और अरबी आती है। ठीक है, अब बात करते हैं फारसी भाषा में। तो फारसी भाषा में क्या था, श का उच्चारण है, ये प्रोनाउंसिएशन की जो बात है उसकी बात करते हैं, कहाँ कहाँ बोलने में अंतर आ जाता है। का उच्चारण है की तरह होता है अभी। ठीक है, जो फारसी भाषा में श का उच्चारण है वो है की तरह होता था। तो फारसी भाषा के जो लोग हैं या फारसी या उर्दू के जो लोग हैं वो श का उच्चारण वो किसकी तरह करते हैं, खासकर फारसी वाले श का उच्चारण है की तरह करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, सिंध, ठीक है, जो सिंध है या सिंध प्रदेश जो है, अब श को वो है बोलेंगे, तो सिंध को क्या बोलना शुरू कर दिया उन्होंने, हिंद बोलना शुरू कर दिया। अब वो बोल सिंध रहे हैं लेकिन सुनने में क्या आ रहा है, हिंद आ रहा है। तो हमारा जो सिंध है, सिंध प्रदेश जिसको बोलते हैं वो हिंद, तो उसको हिंद बोलने लग गए। अब सिंधु से हमारा क्या बन गया, हिंदू बन गया, और सिंधी से हमारी क्या बन गई, हिंदी बन गई। यानी ये एक प्रोनाउंसिएशन की वजह से हमारी सिंधी और हिंदी बन गई। यानी हमारी भाषा कौन सी थी, सिंधी भाषा थी, लेकिन फारसी भाषा में स का उच्चारण है की तरह होने के कारण सिंधी से क्या बन गया, हिंदी बन गया। सिंधु से क्या बन गया, हिंदू बन गया, और सिंध से क्या बन गया, हिंद बन गया। प्राचीन काल में भारत, आप अभी भी देख रहे हो, ये जो एक नदी जाती है यहाँ हिमालय से निकल करके, और ये भारत से होती हुई पाकिस्तान में चली जाती है, और आगे चल करके दो भागों में बंट जाती है। तो ये नदी के दोनों छोर पे जो लोग रहते थे ये सिंधवासी थे, सिंध प्रदेश के लोग थे, कुछ इधर पाकिस्तान वाले, कुछ हिंदुस्तान वाले। तो यहाँ के आसपास के लोगों का ये जो प्रदेश था ये सिंध प्रदेश हुआ करता था, और सिंध प्रदेश में श का उच्चारण है की तरह होता था, और श का उच्चारण है की तरह होने के कारण ही सिंध को हिंद कहने लगा, सिंधु से हिंदू बन गया, और सिंधी से हिंदी बन गया। ये सिंधु से यानी हिंदी बनने की जो कहानी है, इसमें फारसी भाषा का रोल
रूल है, यानी जो फारसी भाषा में हिंदी जो शब्द है वो कौन सी भाषा का है, फारसी भाषा का है। ऑप्शन में अगर फारसी ना मिले आपको तो फिर आपको उर्दू मिलेगा, उर्दू कर देना है। अगर उर्दू और फारसी दोनों मिले तो आपको फारसी करना है, क्योंकि अब उर्दू की बात थोड़ी सी मैं बताता हूँ आपको। उर्दू भाषा है ना, उर्दू एक भाषा है, ठीक है। उर्दू भाषा की प्राचीन समय में दो बोलियां हुआ करती थी, एक तो अरबी और दूसरी फारसी, एक तो अरबी और दूसरी फारसी। अब ये पहले तो क्या थी, बोलियां थी। बोली और भाषा में फ़र्क होता है। बोली और भाषा में क्या फ़र्क है, बोली में साहित्य रचना नहीं होती, ये क्षेत्र विशेष की भाषाएं होती है, यानी भाषा का छोटा रूप होता है, ठीक है। और भाषा में क्या है, साहित्य रचनाएं होने लग जाती है, उसमें लेखन कार्य होने लग जाता है, उसमें शब्दों संख्या है वो विस्तृत हो जाती है। इसलिए भाषा का जो रूप है व्यापक होता है, बोली का रूप है सीमित होता है, ठीक है। तो उर्दू के अंतर्गत दो बोलियां थी, अरबी और फारसी। धीरे धीरे क्या हुआ, इन बोलियों का जो शब्द भंडार है ना, यानी शब्द भंडार है वो बढ़ गया, दोनों का ही, अरबी और फारसी का। जैसे जैसे शब्द भंडार बढ़ता गया, इन दोनों ने दूसरी भाषाओं के शब्दों को स्वीकार करना शुरू कर दिया। जिस तरह से आजकल की हिंदी में अंग्रेजी के, चीनी के, फ्रेंच के, जर्मन के, उर्दू के, अरबी के, फारसी के शब्दों की भंडार है, पुर्तगाली शब्दों की, तो उसी तरीके से उर्दू के जो अरबी और फारसी बोलियां थी, इनमें अन्य भाषाओं के शब्द आने लगे, इनको स्वीकार करने लग गए, और इनमें क्या हो गया, साहित्य कार्य है या साहित्य रचनाएं हैं या साहित्य लेखन है वो इन भाषाओं में शुरू हो गया। जब किसी बोली में साहित्य शुरू हो जाता है, लेखन कार्य शुरू हो जाता है, तो वो फिर बोली नहीं होकर के क्या होती है, फिर भाषा बन जाती है। तो धीरे धीरे अरबी और फारसी क्या होगी, एक स्वतंत्र भाषा बन गई, और इसीलिए कहते हैं कि हिंदी है वो फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। पहले ये उर्दू के अंतर्गत लेते थे, लेकिन धीरे धीरे अब ये दोनों भाषाओं का रूप धारण कर लिया, तो इसको हम क्या कहते हैं, फारसी भाषा कह सकते हैं। ऑप्शन में फारसी ना मिले तो आपको उर्दू अवश्य मिलेगा, दोनों मिल जाए तो आप फारसी करोगे, दोनों में से कोई नहीं है तो फिर इसका मतलब इसमें कोई नहीं आ जाएगा, ठीक है। दोनों मिले तो आपको फारसी करना है, दोनों में से एक मिले उर्दू और फारसी में तो आपको फारसी करना है, उर्दू ना ऑप्शन में हो तो फारसी करना है, फारसी ऑप्शन में ना हो, अरबी हो, उर्दू हो या अन्य हो तो आपको फिर उर्दू पे जाना है। ये नहीं करना, अरबी नहीं उत्तर इसका आएगा, कभी नहीं आएगा, या तो फारसी करना है या फिर उर्दू करना है। दोनों हो तो आपको बार बार कह रहा हूँ आपको फारसी की तरफ जाना है। चलिए, ये हमारा जो टॉपिक है वो भाषा से संबंधित जो कंप्लीट टॉपिक है, जिसमें हम लिपि की बात कर चुके हैं। और एक और क्वेश्चन इसमें लग गया, सबसे जो प्राचीन छोटी सी बात है, सबसे प्राचीन लिपि अगर पूछ ले, हमारी जो सबसे प्राचीन लिपि है, क्योंकि जो प्राचीनतम भाषा है वो संस्कृत है, ठीक है। और एक और भी सबसे प्राचीनतम जो लिपि है वो है हमारी ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि, इसको कुछ इस तरीके से लिखा मिलता है, या फिर आपको अलग मिल जाए तो आपको इस तरीके से मिल सकता है, ब्राह्मी लिपि, ठीक है। सबसे प्राचीनतम लिपि है, सबसे प्राचीन लिपि पूछ ले तो ब्राह्मी लिपि है, वो सबसे प्राचीन लिपि है। ब्राह्मी लिपि से ही अन्य लिपियों का जो विकास है वो हुआ है, या अन्य लिपियों का शुरुआत हुई है, ठीक है। और देवनागरी लिपि है जो हमारी, जो देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि का जो विकास है वो इसी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि का जो विकास है वो मूलतः किस लिपि से हुआ है, ब्राह्मी लिपि। सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है, ब्राह्मी लिपि है। और ब्राह्मी लिपि कह लीजिए देवनागरी लिपि है, इसकी एक विशेषता होती है अभी, और ये लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, ठीक है। कहाँ से कहाँ लिखी जाती है, ये हमेशा है वो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, बाईं से दाईं ओर लिखी, जैसे अभी लिख रहे हैं वैसे ही इसको लिखा जाता है, यानी यहाँ से शुरू करके इस तरह आगे हम बढ़ते हैं। दूसरी एक लिपि है खरोष्टी, खरोष्टी लिपि, इसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है खरोष्ठी है, खरोष्टी लिपि है। ये इस लिपि के जो स्रोत हैं वो हमें अशोक के अभिलेखों में मिलते हैं। सम्राट अशोक है, अशोक अभिलेख, अशोक के अभिलेखों में इस लिपि के जो स्रोत है वो मिलते हैं। और इस लिपि को ये उर्दू की तरह लिखी जाती है, किसकी तरह लिखी जाती है, उर्दू की तरह, ठीक है। जो खरोष्टी लिपि है वो उर्दू की तरह लिखी जाती है, और ये लिपि देवनागरी लिपि से उल्टी है। देवनागरी लिपि हम बाईं से दाईं ओर लिखते हैं, और इसको हम कहाँ से लिखेंगे, इसको हम दाईं से बाईं ओर लिखेंगे भी, दाईं से बाईं ओर, यानी उर्दू की तरह ऐसे इसको लिखेंगे। यहाँ से शुरू करते हुए ऐसे आगे बढ़ेंगे, इसको उल्टा लिखेंगे, यानी देवनागरी लिपि का बिल्कुल उल्टा है। क्या है, खरोष्टी लिपि या उर्दू लिपि का जिक्र आता है तो ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, और देवनागरी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। इसके अंतर्गत खरोष्टी लिपि के अंतर्गत हम अरबी और फारसी का जिक्र कर देते हैं, जैसे हमने उर्दू का दिया था, अरबी और फारसी।
अरबी और फारसी लिपि, यानी अरबी और फारसी लिपि या उर्दू का जो मूलतः जो स्रोत है वो कहाँ से निकला है या कहाँ से निकली हुई है, खरोष्टी लिपि से निकली हुई है। यानी अरबी, फारसी या उर्दू, इन तीनों में से कुछ भी आ जाए, क्योंकि अरबी, फारसी और उर्दू एक ही बात है। अरबी फारसी इसी से, उर्दू से निकली हुई है। और जो अरबी और फारसी का जो स्रोत है, स्रोत का मतलब कहाँ से प्राप्त हुई है हमें, ये खरोष्टी लिपि से प्राप्त हुई थी। और अशोक के अभिलेख है वो खरोष्टी लिपि में ही है। और इनके बारे में एक बात कही जाती है कि अशोक के जो अभिलेख हैं वो ज़्यादा पढ़े नहीं गए लोगों द्वारा, समझ नहीं आई। उसका कारण यही था कि खरोष्टी लिपि में थे और खरोष्टी लिपि की समझ लोगों को नहीं थी। कारण उसमें यही था कि उसमें जो साहित्य रचनाएं हैं वो नहीं हुई थी ज़्यादा मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में इस लिपि का प्रयोग हुआ था। इसलिए इसको लोग पढ़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए। अशोक के जो अभिलेख हैं वो कौन सी लिपि में थे, खरोष्टी लिपि में थे। और ये कहाँ से कहाँ लिखी जाती है, दाईं से बाईं ओर इस लिपि को लिखा जाता है। वैसे ज़्यादा गहराई से इसमें क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। हाँ, हिंदी से संबंध रखने वाले, साहित्य से संबंध रखने विद्यार्थी, छात्र, मेरे दोस्त, उन लोगों के लिए ज़रूर काम की बात है ये। तो ये था भी हमारा लिपि से संबंधित टॉपिक है, भाषा संबंधी कुछ एक क्वेश्चन थे, उससे संबंधित जो कॉन्सेप्ट था हमारा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, ठीक है, शेयर भी करें अन्य व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो आप लोगों ने कर ही दिया होगा। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी जो नेक्स्ट क्लास है, अगली जो क्लास है, वो आप लोग कमेंट करके बताएं कि हम किस विषय पे बात करें, या फिर लगातार चलते रहें। जैसे अगला वर्णमाला का हमारा टॉपिक रहने वाला है, वर्णमाला का टॉपिक है। उसके बाद वर्णमाला का टॉपिक अगर हमारा अच्छे से हो जाता है तो फिर हम आगे फिर संधि की तरफ बढ़ेंगे। अगर संधि का टॉपिक हमारा हो जाता है फिर हम समास की तरफ बात करेंगे, शब्दों की तरफ बात करेंगे, वाच्य की तरफ रुख करेंगे। यानी अलग अलग जो हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो करते जाएंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि हमारा जो अगला टॉपिक है वो वर्णमाला रहने वाला है, क्योंकि वर्णमाला के बिना संधि और समास, खासकर संधि का जो टॉपिक है हमारा, प्रत्यय का, उपसर्ग का जो टॉपिक है वो अधूरा रह जाएगा, क्योंकि वर्णमाला का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। और वर्णमाला का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो रहने वाला। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग फिर भी चाहते हो कि कुछ अलग हम करें तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।